जय हिंद फ्रेंड्स जैसे कि यूपीएससी ऑप्शनल सेकंड पेपर में जो एक दुनिया समानांतर है, जिनमें राजेंद्र यादव द्वारा संकलित कुछ चुनिंदा कहानियां हैं, उन्हीं में एक कहानी है बदबू, जो कि शेखर जोशी द्वारा रचित है। ये कहानी है बदबू, जो कि कल कारखानों के मालिकों एवं अफसरों की श्रमिक समाज पर जो तानाशाही है और षड्यंत्रों का निरूपण, यानी वो तानाशाही जो श्रमिक समाज पर किया जा रहा है। होता क्या है कहानी में कि कारखानों में लगभग सभी जो बड़े अफसर हैं वो सिगरेट पीते घूमते हैं, किंतु जो श्रमिक हैं उनको बीड़ी पीने तक को वहाँ मना किया गया है। इसके अलावा देखें तो कारखाने से बाहर निकलते समय कई बार श्रमिकों को टटोला जाता है और टटोलने के बहाने श्रमिकों के साथ अमानवीय व्यवहार भी किया जाता है। और इसी अमानवीय व्यवहार के प्रति जो उनके साथ लगातार होता रहता है, एक श्रमिक अफसरों की इस अमानवीय व्यवहार के प्रति आवाज़ उठाने की कोशिश करता है। और इस चीज़ को आप देखेंगे कि लगातार जब आवाज़ उठाने की वो कोशिश करता है तो इस संघर्ष के बीच उसका कौन साथ देता है। तो एक तरीके से इसको हम मान सकते हैं कि विषय वस्तु की दृष्टि से ये प्रगतिवादी कहानियों के नज़दीक है। इसमें प्रमुख पात्र वह है जो नया मजदूर है, वह मजदूरों के निरंतर हो रहे शोषण को चुनौती देता है, किंतु अन्य मजदूर असुरक्षा के भय से उसका साथ नहीं देते हैं। और एक प्रतीक भी है बदबू। बदबू एक चीज़ का प्रतीक है, क्योंकि यहाँ पे एक देखिए समस्या ये भी देखने को मिलेगा कहानी में कि जब हम किसी चीज़ का मान लीजिए शोषण हो रहा है और जो व्यक्ति शोषण का अभ्यस्त हो जाता है तो उसे कुछ समय बाद ना शोषण का पता ही नहीं चलता कि उसके साथ ऐसी भी घटनाएं घटित हो रही हैं। तो ये चीज़ बदबू कहानी में हमको स्पष्ट दिखेगा कि समय के साथ वो शोषण इतना अंदर तक होते चला गया है कि सामने वाले को ये महसूस ही नहीं हो पा रहा है कि उसके साथ कितना शोषण हो रहा है। ये जो व्यवस्था है उसकी व्यवस्था की जकड़न में एक तरीके से वो पूरी तरह शिकार हो चुका है और उन विसंगतियों से जो विद्यमान है वहाँ पे वो उसमें अगर देखा जाए तो उसकी नज़र में ही नहीं आता। इस तरीके से एक साथी ने उसकी परेशानी का कारण भाप लिया था कि ऐसे नहीं उतारेगा मास्टर, आओ तेल में धो लो, कहकर उस साथी ने उसे अपने साथ चले जाने का संकेत दिया। एक बड़े टब में घटिया किस्म का केरोसिन तेल रखा हुआ था। दोनों ने अपने हाथों को कोहनी कोहनी भर उसमें डुबा कर मला। अब हथेलियाँ और बाहों में लिपटी सारी चिकनी काली धुल गई थी, परंतु उसे लगा जैसे दोनों बाहों में अदृश्य चींटियाँ रेंग रही हों। केरोसिन तेल की गंध के कारण उसका जी मिचला उठा। इस खींच और गंध से मुक्ति पाने के लिए वह नल की ओर चल दिया। अंतिम सायरन बजा, मतलब कि अंतिम जो सायरन की आवाज़ थी वो सायरन बज चुका था। पानी के भीतर प्रत्येक नल पर 20 कामगार घिरे हुए थे। ये पूरा माहौल एक कल कारखाने का जहाँ पे कई मजदूर लगे हैं और उनकी स्थिति को बयां कर रहा है कि अंतिम सायरन बज चुका था। पानी के प्रत्येक नल पर 20 कामगार लगे हुए थे। कुछ लोग हाथों में साबुन मल रहे थे और शेष मल चुकने पर हाथों को पानी से धोने के लिए अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसे देखकर सबकी अजनबी निगाहें उसकी ओर लग गई। एक दो मजदूरों ने सौजन्य प्रदर्शन के लिए अपनी बारी आने से पहले ही उसे पानी लेने को बढ़ावा दिया। किंचित संकोच के बाद उसने आगे बढ़कर पानी ले लिया। यह संकोच स्वाभाविक था। अपनी बारी आने से पहले पानी लेने का प्रयास करने वाले को उत्साहित करने की इच्छा किसी के मन में ना थी। वह 2 क्षण पहले विभिन्न स्वरों में सुन चुका था, परंतु उसे पानी लेते देखकर किसी ने आपत्ति नहीं की। एक बार हाथ अच्छी तरह धो लेने पर उसने उन्हें नाक तक ले जाकर सूंघा। केरोसिन की गंध अभी छूटी नहीं थी। दोबारा साबुन से धो लेने पर भी उसे वैसी ही गंध का आभास हुआ। फिर एक बार और साबुन से जो साबुन है वो जेब से निकालकर उसने हाथ धोआ। ये हुआ कि केरोसिन की लगातार गंध आती ही जा रही थी और वो जो श्रमिक था वो सोच रहा था केरोसिन की गंध जो है ये आना कैसे बंद होगी, क्योंकि मैं तो अनवरत मल रहा हूँ। ऐसे में घासी रस ले लेकर एक किस्सा सुनाने लगा और सारा समूह अपनी व्यस्तता भूलकर उसकी बातें सुनता रहा। एक गांव के मेहतर की लौंडिया थी, उसकी शादी हुई शहर में। जैसे तुम जानो गांव के मेहतरों को तो कभी गंदा उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नई शहर में गई तो दिन रात नाक चढ़ा कि अपने खसम से कहा करे बदबू आती है, बदबू आती है। मालिक क्या करता है, उसकी खातिर पैसा तो छोड़ नहीं सकता था।
धीरे धीरे लौंडिया काम पर जाने लगी। वो भी साल 6 महीने के बाद मेहतर की सासू जो थी वो देखने आई। रास्ते में ही हाथ में लिए झाड़ू बाल्टी लिए बेटी मिल गई। माँ पहले तो लाड से बेटी से गले मिली और फिर नाक पर आंचल रख लिया। बेटी ने पूछा, ए अम्मा, नाक मुंह क्यों बंद कर लिया? माँ बोली, बेटी बदबू आती है। बेटी अचंभे से बोली, कैसी बदबू? मुझे तो कुछ नहीं मालूम देता। नल के इर्द गिर्द घिरे हुए सभी कामगारों के थके चेहरों पर भी उसकी बातें सुनकर हंसी खिल गई। खांसी ने ही फिर बात को स्पष्ट किया, हे भाई, ये भाई भी अभी हाथ नाक पे ले जा के सूंघ रहे थे, तभी खिस्सा याद आया। मतलब कि जैसे कई मजदूर हैं और कोई नया आया हो और उसको तो बदबू आएगा, क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से उसमें उस ताने बाने में, उस जकड़न में अपने को तो जगड़ा नहीं है। तो शुरुआत में जब आपस में सब मिलते हैं तो वो किस्सा सुना के कि भाई ऐसे ही इसके साथ भी घटना हुआ था, वो करते और आपस में हास परिहास जो है उड़ाते चलते हैं। तो वो आपस में कहते, पहले हम भी जब आए थे ऐसे ही हाथ सूंघा करते, पर तो अब तो ससुरा पता ही नहीं लगता कि कितना बार तो साबुन ही नहीं मिलता, ऐसे ही पोंछ पोंछ कर रोटी खाने बैठ जाते हैं। एक देखिए विसंगतियों की एक विडंबना है एक तरीके से। संकेत उसी की ओर था। परिहास के उत्तर में गंभीर हो जाना उसे उचित ना लगा। सभी की हंसी में उसने अपना योगदान भी दे दिया, परंतु घासी की बात पर उसे आश्चर्य हो रहा था। तेल की ऐसी तीखी दुर्गंध को साबुन से छुटाए बिना आदमी कैसे भला चैन से रह सकेगा, इसका उसे विश्वास हो ही नहीं पाया। कपड़े बदल कर वह लाइन में जा लगा। इकहरी पंक्ति के प्रारंभ में हेड फोरमैन के साथ एक गोरखा सिपाही खड़ा था। प्रत्येक मजदूर अपना रोटी का खाली डिब्बा खोलकर उसे दिखाता और फिर दोनों हाथ ऊंचे उठाकर तलाशी देने की मुद्रा में खड़ा हो जाता। गोरखा सर्जर मजदूर की छाती, कमर और जेबों को टटोल कर आगे बढ़ जाने का संकेत देता। जल्दी कर पहुंचने की इच्छा रखने वाले को पंक्ति के कारण झुझलाहट भी हो रही थी। ऐसी झुझलाहट में कभी कभी लोग पंक्ति में अपने से आगे व्यक्ति को ठेल भी देते थे। बीच बीच में मोटा फोरमैन उनकी इस जल्दबाजी को कोई भद्दी श्लील व्याख्या कर हंस भी देता। उसे फोरमैन का ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा, परंतु उसने सुना पंक्ति में से ही कोई कह रहा था, फोरमैन जी बड़े रंगीले आदमी हैं। सम्मति प्रकट करने वाले एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था जो अभी भी कृतज्ञतापूर्ण दृष्टि से फोरमैन की ओर देख रहा था कि जैसे फोरमैन ने यह मजाक करके उन पर बड़ी कृपा कर दी हो। उसकी तलाशी देने की बारी आ गई थी। ठीकने सिपाही ने अपनी एड़ी उठाकर बड़ी कठिनाई से उसकी तलाशी ली। सिपाही के इस आयास को देखकर उसका मन हंसने को हुआ, परंतु मन पर अवसाद की धुंध इतनी गहरी छा गई थी कि वो हंस नहीं पाया। बड़े फाटक से पहले फिर गहरी पंक्ति बन गई थी, परंतु इस बार पंक्ति के परले सिर पर खड़ा हुआ सिपाही तलाशी नहीं ले रहा था, वरन वह ये देखने के लिए खड़ा था कि कोई भी व्यक्ति कटघरे में आड़ी गिरी हुई लकड़ी को लांग बिना ना चला जाए। अन्य सभी मजदूरों की भांति वो भी आड़ गिरी हुई लकड़ी को लांग कर बाहर चला गया। पीछे मुड़कर उसने फिर एक बार कटघरे की ओर देखा। लोग अब भी एक एक करके कूदते हुए चले आ रहे थे। उस उछल कूद का प्रयोजन वह समझ नहीं पाया। गेट से बाहर निकलकर उसने अनुभव किया जैसे वह बंद कोठरी से निकलकर खुली हवा में चला आया हो। क्या आफत बन रखी है, अनायास ही उसके मुंह से निकल गया। अनजाने में ही कह गई ये शब्द चलने वाले एक बुजुर्ग के कानों तक पहुंच गए थे। उन्होंने धीरे से अपनी राय प्रकट की, नए आए लगते हो। पहला ऐसा ही लगता है, धीरे धीरे यहाँ की आदत पड़ जाएगी। आकाश की ओर उंगली उठाकर उन्होंने बात आगे बढ़ाई। उस नीली छतरी वाले का शुक्र करो कि यहाँ काम मिल गया। अच्छे भले पढ़े लिखे लोग धक्के खाते फिरते हैं। हमारे पड़ोस में एक लड़का। बुजुर्ग ने अपने अनुभव की पोटली खोलकर बहुत कुछ बिखेरना चाहा, लेकिन उसका मन उनकी बातों में नहीं लगा। कनखियों से उसने उनकी ओर देखा। उसे ऊपर वाले के एहसान का बोझ उठाते उठाते ही जैसे उनकी कमर टेढ़ी हो गई थी। वो चाल तेज कर आगे बढ़ गए। रास्ते भर उसके दिमाग में वही सब कुछ घूमता रहा जो वह दिन भर देख सुन चुका था। घासी और उस बुजुर्ग आदमी की बात याद आने पर वह सोचने लगा, क्या सच ही एक दिन वह भी सब कुछ सहने का आदी हो जाएगा और नीली छतरी के एहसानों का बोझ उसके कमर को भी वैसे ही झुका देगा। कारखाने में वह उसका पहला दिन था। फिर एक एक कई दिन बीत गए, परंतु घुटन और अवसाद की छाया दिनों दिन बोझिल ही होती गई। शहर के बाहरी भाग में स्थित कारखाने की पहली सीटी पर प्रतिदिन कामगार लोग अपनी अपनी गृहस्थी छोड़कर हाथों में रोटी चबेने की पोटली या डिब्बा लटकाए अपनी सुध बुध खोकर तेज कदमों से कारखाने की ओर चले जाते। दिन भर कारखाने की खटर पटर में मशीनों और औजारों से जूझकर थकी
लस्त देह वालों का यह काफिला सांझ के धुंधलके में अपने घरों की ओर चल देता। सर्दी गर्मी बरसात में कभी भी इस क्रम में कोई बाधा न पड़ती। कारखाने में अपने अपने अड्डों पर काम करते हुए लोगों को हर रोज सुबह से शाम तक एक ही स्थान में उन्हीं चिरपरिचित मुद्राओं में देखकर उसे ऐसा लगता जैसे वह वर्षों से उन्हें उसी स्थान पर उसी रूप में देखता आ रहा हो। इस नीरस जिंदगी में कोई हलचल हो भी जाती तो उसका प्रभाव अधिक देर तक नहीं दिखता। तालाब में ठहरे हुए जल में कंकड़ फेंक देने पर जिस तरह क्षणिक हलचल होती है, वह प्रक्रिया वहाँ किसी नई घटना की होती। 1-2 दिन तक कारखाने में उस घटना की चर्चा रहती और फिर सब कुछ पूर्ववत शांत हो जाता। साथ ही कामगार के चेहरों पर असहनीय कष्ट और दैन की एक गहरी छाप थी, जो आपस की बातचीत या हंसी मजाक के छड़ों में भी स्पष्ट झलक पड़ती थी। किसी प्रकार की नवीनता के प्रति सबके मन में एक विचित्र शंका भाव जड़ जमाए बैठा रहता। शायद यही कारण था कि अचानक ही एक छोटी सी घटना के पश्चात उनके साथियों का व्यवहार उसके प्रति शंकालु हो उठता। यह घटना कुछ विशेष नहीं थी। उस दिन कारखाने में हर जगह बीड़ी का तूफान मचा हुआ था। अबे हद हो गई यार, साला बुधुन सुलगती बीड़ी निकल गया। हम वहीं खड़े थे भाई, साहब ने मुंह खुलवाया। मुंह में नहीं थी। कमाल है, साले को सर्कस में जाना चाहिए। चीफ साहब के आदेश पर सभी मजदूर एक स्थान पर एकत्रित हो गए थे। साहब के निकट ही बुद्धन जो था वो सिर झुकाए खड़ा था। उपस्थित समूह को नसीहत देते हुए साहब ने बताया कि किस तरह उन्होंने पीछे से जाकर बुद्धन को कारखाने के अंदर बीड़ी पीते हुए पकड़ा और किस प्रकार चतुराई से उसने बीड़ी मुंह के अंदर ही डालकर गायब कर ली थी। साहब बोले, कारखाने में इतनी कीमतें चीज़ें पड़ी रहती हैं, किसी भी वक्त आग लग सकती है। एक आदमी की वजह से लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। हम ऐसी गलतियों पर कड़ी से कड़ी सज़ा दे सकते हैं। बुद्धन को कड़ी चेतावनी के साथ 1 रुपये का दंड देने की साहब ने घोषणा कर दी। तभी भीड़ में से किसी ने ऊंचे स्वर में कहा, साहब आग तो सभी की बीड़ी सिगरेट से लग सकती है। सैकड़ों विस्मित आंखें उस ओर उठ गई जिधर से आवाज़ आई। साहब कुछ कहें इससे पहले वही व्यक्ति फिर बोला, अफसर साहबान तो कारखाने में मुंह में सिगरेट दाबे घूमते रहते हैं। मतलब कि जो अफसर साहब है वो तो घूमते ही रहते हैं। भीड़ में एक भयानक खामोशी छा गई। इस मोहजोर नए आदमी की उद्दंडता देखकर साहब का मुंह तमतमा उठा। बड़ी कठिनाई से उनके मुंह से निकला, ठीक है हम देखेंगे। और जाते जाते उनकी तीखी दृष्टि से उसकी ओर देखा, जैसे उसकी मुखाकृति को अच्छी तरह पहचान लेने का प्रयास कर रहे हों। चीफ साहब अपने चैम्बर की ओर चल दिए। भीड़ छट गई। हवा में चारों ओर कानाफूसी के विचित्र स्वर फैलने लगे। बुद्धन की ओर से हटकर लोगों का ध्यान अब उसकी ओर केंद्रित हो गया। उस दिन छुट्टी के बाद लौटते हुए 2-3 नौजवान उसके साथ हो लिए। प्रत्यक्ष रूप में किसी ने भी बीड़ी वाली घटना को लेकर उसकी सराहना नहीं की। यद्यपि उनके व्यवहार और उनकी बातों से उसे लगा जैसे उन्हें अच्छा लगा हो और वे उसके अधिक निकट आना चाहते हो। कटघरे से निकलकर एक नौजवान बुदबुदाया, सालों को शक रहता है कि हम टांगों के साथ कुछ बाधे ले जा रहे हैं, इसलिए अब यह उछल कूद का खेल कराने लगे हैं। इनका बस चले तो ये गेट तक हमारी नागा साधुओं की सी बारात बनाकर भेजा करें। दूसरों ने उनकी बात का समर्थन किया। खीर खाए बामड़ी, फांसी चढ़े सेक, नहीं देखा तो ये आकर देखो। छोटे साहब की गाड़ी के पिस्टन अंदर बदले गए हैं, खुद मैंने अपनी आंखों से देखा। पहले वाली व्यक्ति ने आवेश में आकर कहा। चुप, दूसरे नौजवान ने फुसफुसाकर उसे टोक दिया, टेलीफोन जा रहा है। एक चुस्त चालाक आदमी उनके साथ साथ चलने लगा। तभी दोनों नौजवान ने अपनी बीवियों के बारे में बातें शुरू कर दी। इस घटना के बाद कुछ लोगों की दबी दबी सहानुभूति पा जाने पर उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे किसी अंधेरे बंद तहखाने में प्रकाश की हल्की किरण का आसरा उसे मिल गया हो। पर सभी कामगारों की आंखों में सहानुभूति का ये भाव नहीं था। अनेक सहकर्मी इस घटना के बाद उसके प्रति रूखा भी व्यवहार करने लगे और कुछ ऐसी भी आंखें थी जिनमें अचानक ही ईर्ष्या और अपेक्षा, उसके प्रति उपेक्षा की भाव भी उभर आई। ऐसा ही एक जोड़ा आंखें एक दिन छुट्टी के बाद मार्ग में बहुत दूर तक उनका पीछा करती रही। उसे लगा जैसे साथ में चलने वाला वह व्यक्ति उससे कुछ कहने के लिए आकुल हो। उन दिनों के साथ साथ मजदूरी का झुंड हाथों में थैला या टिफिन का खाली डिब्बा लटकाए चला जा रहा था। एक नई उम्र के शरारती कारीगर बीरू ने अपने से आगे चलने वाले अधेड़ उम्र के लालमड़ी के कुर्ते का पिछला हिस्सा उठाकर सिगरेट के खाली पैकेट फंसा दिए थे। पीछे चलने वाली भीड़ लालमड़ी के कुर्ते की पूंछनुमा बनावट और इस संबंध में उसकी अज्ञानता का आनंद ले रही थी। तभी किसी ने उसके साथ चलने वाले आदमी को लक्ष्य कर आवाज दी, नेताजी जयराम जी की। साथ चलने वाले व्यक्ति को ईर्ष्या दृष्टि का रहस्य उसकी समझ में आ गया। उत्तर में नेता ने व्यंग्यपूर्ण स्वर में कहा, काहे शर्मिंदा करते हो भाई, अब तो कारखाने में बड़े बड़े नेता पैदा हो गए हैं, हम किस खेत के हैं।
जिस बात की उसे आशंका थी एक तरीके से, क्योंकि वो बात चल ही रहा था। सर रात की सारी रिपोर्ट चीफ साहब के पास पहुंच गया। चपरासी ने साहब के कमरे का द्वार खोलकर उसे उनके सामान पहुंचा दिए। फिर द्वार पूर्ववत बंद हो गया। साहब ने अपने हाथों से स्टूल उठाकर उसके बैठने के लिए आगे बढ़ा दिया और फिर नरमी से बोले, हम तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहे हैं। जमाना बुरा है, बाल बच्चों वाले आदमी को ऐसी बातों में नहीं पड़ना चाहिए। अपने कथन की प्रतिक्रिया जानने के लिए साहब ने उसकी ओर देखा। उनके हाथ मेज पर बिछे कपड़े की सलवटों को सहलाने में व्यस्त थे। साहब की ओर देखकर इस प्रश्न का उत्तर उनकी आंखों में ही झांक पाने का उसका मन हुआ, परंतु काले चश्मे में अपारदर्शी शीशों के पीछे छिपी आंखों के स्थान पर केवल अंधकार घिरा हुआ था। ऐसा कोई खतरनाक काम तो नहीं किया साहब? उसने पेपर वेट के फूलों पर अपनी नज़र जमा कर उत्तर दिया, हम जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। कल रात तुम्हारे घर मीटिंग हुई थी या नहीं? मानसिक उत्तेजना के कारण साहब दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में उलझाते हुए बोले, 2-4 यार दोस्त बैठने के लिए आ जाए तो उसे मीटिंग कौन कहेगा साहब? उसने बात का महत्व कम करने की कोशिश में मुस्कुराने का अभिनय किया। सुनो जवान, यार दोस्त की महफिल में गप्पे होती है, ताश खेले जाते, शराब पी जाती, लेकिन स्कीमें नहीं बनती। इस बार स्वर कुछ अधिक सधा हुआ था। साहब लोगों को मकान की परेशानी है, छुट्टियों का ठीक हिसाब नहीं है, छोटी छोटी बातों पर जुर्माना हो जाता है। यही बात आपसे अर्ज करनी थी। यही वहाँ भी सोच रहे थे। स्वर में दीनता थी, परंतु साहब के चेहरे पर टिकी हुई उसकी तीखी दृष्टि अनजान में ही जैसे इसे अभिनय को झुठला रही हो। मैं कौन होता हूँ जो तुम लोग मुझसे ये कहने के लिए आते हो? मैं भी तो भाई तुम्ही लोगों की तरह एक छोटा मोटा नौकर हूँ। अपनी दोनों हथेलियों को मेज पर फैलाकर साहब ने कृत्रिम मुस्कान का ऋण लौटा दिया और अपनी कुर्सी पर अधिक आश्वस्त होकर बैठ गए। उनके सामने बैठे हुए व्यक्ति को यह समझौता स्वीकार न हुआ। कृत्रिमता के आवरण को पूरी तरह उतार कर दृढ़ स्वर में वो बोला, तो जो हमारी बात सुनेगा उसी से कहेंगे ना साहब। एकाएक साहब बौखला कर कुर्सी पर उछल पड़े। तुम बाहर की पार्टियों के एजेंट हो? ऐसे लोग ही हड़ताल करवाते हैं। मैं एक एक करके सीधा करवा दूंगा। मैं जानता हूँ तुम्हारे गुट में कौन कौन है। आइंदा ऐसी बातें मैं नहीं सुनना चाहता। वह चीफ के कमरे से निकलकर अपने काम पर लौटा तो मिस्त्री पास बैठकर समझाने लगा, इस दुनिया में सबसे मेलजोल रखकर चलना पड़ता है भाई। नदी किनारे की घास पानी के साथ थोड़ा झुक लेती है और फिर उठ खड़ी होती है, लेकिन बड़े बड़े पेड़ धार के सामने अड़ते हैं और टूट जाते हैं। साहब ने तुम्हारी बदली कास्टिक टैंक पर कर दी है। बड़ा सख्त काम है। अब भी साहब को खुश कर सको तो बदली रुक सकती है। उत्तर में उसने कुछ नहीं कहा, उठकर कास्टिक टैंक पर चला गया। टैंक पर काम करने वाले मजदूरों ने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया। उसे ऐसा लगा कि जैसे वे लोग जानबूझकर उसे पृथक करने का प्रयास कर रहे हैं। पुराने पेंट और जंग लगे हुए सामान को कास्टिक में धोया जा रहा था। आगे बढ़कर उसने भी उन्हीं की तरह काम शुरू किया। शाम तक काम का यही क्रम चलता रहा। घर लौटकर उसने अनुभव किया, हाथ पैरों में विचित्र प्रकार की जलन हो रही थी। घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा गिर गया था। हाथ मुंह धोकर उसने जल्दी जल्दी खाना खाया और फिर बच्चे को लेकर आंगन में झलंगी चारपाई पर आ बैठा। सांझ अत्यधिक उदास हो आई थी। बच्चे ने कुछ देर तक उससे खेलने का प्रयास किया, लेकिन पिता की ओर से विशेष प्रोत्साहन न पाने पर वह कब माँ के पास चला गया इसका उसे ध्यान न रहा। जिनकी उन्हें प्रतीक्षा थी उनमें से कोई भी नहीं आया उसके यहाँ। केवल हरिराम ने आकर अब तक 2-3 बीड़ियाँ फूंक ली थी। हरिराम की ओर से ही 2-3 बार बातचीत शुरू करने का प्रयास किया जा चुका था, लेकिन उसके अटूट मौन के कारण हर बार वह प्रयास विफल सिद्ध हुआ। इसी बार हरिराम ने भी ये बात छेड़ी। घनश्याम की तो बीवी बीमार हो गई, लेकिन मोहन, राधे, हनीफ वगैरह किसी को तो आना चाहिए। शायद उसके बच्चे बीमार हो गए हैं, झुझलाकर उसने उत्तर दिया। हरिराम ने फिर बात दोहराई। इस बार स्वर में चाटुता की भरमार थी। हम तो तुम्हारे भाई हैं, पीछे से जैसा तुम कहोगे वैसे करेंगे। मैं तो ठीक टाइम पर आ गया था, देख लो। तुम ही ठीक टाइम पर ना आओगे तो चीफ साहब का रिपोर्ट कौन देगा? हरिराम की ओर उपेक्षापूर्ण दृष्टि डालकर घृणा से उसने कहा और अपनी साइकिल उठाकर बाहर चल दिया। उसके विरुद्ध कौन षड्यंत्र रच दिया जाए, उसको ये जो संदेह रहने लगा इसका। छुट्टी होने पर उसने शीघ्रता से थैला कंधे पर डाला। दोपहर में उसने सब रोटियां खा ली थी, पर आज थैला अन्य दिनों की अपेक्षा कुछ भारी था। बीच में से उसने रोटी के डिब्बों को खोलकर देखा। एक कागज में कुछ पुर्जे लिपटे थे। उसका अनुभव किया कि उसके हृदय की धड़कन तेज हो गई। आवेश में उसकी मुट्ठी भिज गई, परंतु फिर संयत होकर उसने वह सामान पास ही अलमारी में डाल दिया। बाहर पंक्ति के पहले सिरे पर फोरमैन चिल्ला कर लोगों को अपने डिब्बे थैले खोल कर दिखाने का आदेश दे रहा था। उसकी बारी आ गई थी। फोरमैन ने स्वयं डिब्बा थैला हाथों में लेकर देखा। असंतोष के कारण उसका मुंह फीका पड़ गया। सर्जर को सबकी
जेबें टटोलने का उसे आदेश था। उसकी जेबें भी स्वयं फोरमैन ने टटोली, परंतु फोरमैन के चेहरे पर फिर निराशा छा गई। जाते जाते उसने फोरमैन की ओर देखा। फोरमैन ने आंखें भूमि की ओर झुका ली थी। गर्व से छाती उठाकर वह बड़े गेट की ओर चल दिया। प्रातःकाल अंतिम सायरन हो जाने पर गेट बंद हो जाना चाहिए, परंतु आधा घंटा उसके खोले जाने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। परंतु व्यवहारिक रूप में ऐसा नहीं होता। सायरन सुनकर दूर से पैदल आने वाले दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं। साइकिलों की पैडल दोगुनी गति से चलने लगती है। लोग हाफते हाफते 2-3 मिनट में अंदर पहुंच जाते हैं। पकी उम्र के बड़े बूढ़े अंदर आकर घड़ी भर दम लेने के बाद ही हाजिरी पर जाते हैं। परंतु उस दिन वर्कर मैनेजर ने सायरन के बाद ही गेट बंद करवा दिया। वह गेट से 20-30 गज की दूरी पर ही था, परंतु वह वहां पहुंचने से पहले ही चौकीदार ने जाली खोल दी। अभी 20-25 आदमी और भी थे जो हाँफते हुए चले आ रहे थे। निकट आकर सभी उदास हो गए। आधा घंटा देर में आने का दंड 6-8 दाना से कम नहीं होता था। पहली बार वेतन के दिन घर जाने पर पत्नी ने उनसे पूछा था, कितने हैं? 54 आने। अच्छा, मैंने पूरे 55 का हिसाब लगाया था। बबुआ की टोपी इस महीने भी रह गई। हाँफते हुए लोगों में से कितने के बाबू की टोपी इस बार भी रह जाएगी, उसने सोचा। परंतु तभी उसने जो कुछ सुना उसे सुनकर उसे ऐसा लगा जैसे सारा दोष अकेले उसी का हो। वही झुकी कमर वाले बुजुर्ग हाँफते हुए कह रहे थे, घोड़े के पीछे और अफसर के आगे कौन समझदार जाएगा? एक आदमी के कारण इतने लोगों का नुकसान हो गया। ऐसे लड़ने भिड़ने को ही तो जवानी बना रखी हो तो आदमी दंगल करे, अखाड़े में जाए। नौकरी में तो नौकरों की तरह रहना पड़ता है। उसका मन हुआ कि बुजुर्ग के पास जाकर कुछ बात करे, पर न जाने को वो ऐसा नहीं कर पाया। दिन भर वह यंत्रवत काम करता रहा। थकान के कारण शरीर चूर चूर हो गया, परंतु बैठकर सुस्ता लेने को भी उसका मन नहीं हुआ। कैंटीन में जाकर उसने चाय ली और अनुभव किया कि चाय फीकी है। पहले किसी दिन ऐसी बात होती तो वह कैंटीन मैनेजर से शिकायत करता, परंतु आज आधी चाय छोड़कर चला आया। ग्रीज और तेल लगा हुआ सामान उठाने के कारण हाथ गंदगी से भर गए थे। सायरन की आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो उसने कान बंद किया। ऐसा लगता था कि सायरन यदि किसी कारण से ना बजता तो उसी प्रकार यंत्रवत काम करता रहता। जल्दी जल्दी में उसने दोनों हाथे केरोसिन तेल में डाले। साबुन का डब्बा टटोल कर देखा तो उसे खाली लगा। भूमि पर से थोड़ी मिट्टी उठाकर वह नल की ओर चल दिया। पिछले 3-4 महीनों की नौकरी में आज वह पहली बार मिट्टी से हाथ धो रहा था। भुरभुरी मिट्टी को पानी के साथ लगाकर उसने हाथों से मैला और फिर दोनों हाथ नीचे की ओर लगा दिए। पानी के साथ मिट्टी की पतली परत भी बह चली। दूसरी मिट्टी लगाने से वो पहले की तरह सूंघा और अनुभव किया, हाथों की गंध अब मिट चुकी है। सहसा एक विचित्र आतंक सा उसका समूचा शरीर सिहर उठा। उसे लगा जैसे आज वह घासी की तरह इस बदबू का आदी हो गया है। उसने चाहा कि एक बार फिर हाथों को सूंघ ले, लेकिन उसका साहस नहीं हुआ। परंतु फिर बड़ी मुश्किल से वह दोनों हाथों को नाक तक ले गया और इस बार उसके हर्ष की सीमा ना रही। पहली बार उसे भ्रम हुआ था। हाथों में केरोसिन तेल की बदबू अब भी आ रही थी। तो ये है कहानी मजदूरों की नीति को दर्शाने वाला प्रगतिवादी सोच रखता है कि कैसे एक मजदूर जो आया था, जिस चीज़ का आदी नहीं था, वहाँ के जीवन शैली रहन सहन का वो इस प्रकार आदी हो गया, उस जकड़न का इस प्रकार शिकार हो गया कि वो विसंगतियाँ साथ में विसंगतियाँ ही बनी रही। और एक साथ ये भी है कि जो भी कोई व्यक्ति आवाज़ उठाता उसके आवाज़ को फिर साथ कोई देने वाला नहीं है। उसका कारण भी है क्योंकि सबको अपना जीवन यापन करना, और जहाँ पे भूख यानी जहाँ पे क्षुधा, पेट की क्षुधा होती है, वहाँ पे सारी बातें नीचे हो जाती हैं। यही कहानी बदबू में हमें दिखाया गया है और यही नए समाज के दौर का सच्चाई भी है जो हमारे सामने लेखक द्वारा स्पष्टता उद्घाटित किया गया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप शेयर किए गए लिंक से ज़रूर जुड़ें, टेलीग्राम में जो लिंक दिया गया है, टेलीग्राम का लिंक, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में बताएं, लोगों को शेयर करें, क्योंकि आप जितना ही प्रतिक्रिया अच्छा देंगे उतना ही अपना हौसला अफजाई होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।